वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं नौजवानों की सेहत के हवाले से और ख़ास तौर पर कि उन्होंने फ़िज़िकली किस तरह फ़िट रहना है, अपने पट्ठों की, अपने जोड़ों का किस तरह ख्याल रखना है, अपनी हड्डियों का ख्याल किस तरह रखना है। बिकॉज़ अगर हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी और हमारी जो डाइट अच्छी नहीं होगी तो हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार भी हम हो सकते हैं, जिसमें आजकल जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल होता जा रहा है, हमारी रिमोट जॉब्स होती जा रही हैं। अगर हम ऑफिस में भी जाते हैं तो हमारा ज़्यादातर बैठने का काम होता है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर जो यंगस्टर्स हैं उनमें पट्ठों की, जोड़ों की, हड्डियों की दर्द का जो शिकायत है वो बढ़ती ही जा रही हैं। कोई कहता है जनाब हमारे शोल्डर्स में हर वक्त पेन रहता है, कोई कहता है हमारी नेक में हर टाइम पेन रहता है, बैक पेन बहुत ज़्यादा रहता है, टांगों में दर्द रहता है। ये आजकल जो हमारी नौजवान नस्ल है ना, ये शिकायत कर रहे होते हैं। पहले हम देखते थे कि ये 40+ 50+ अमूमन हमारे दिमाग में आता है कि हम ये एज क्रॉस करेंगे तब जाके हमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तब हमें ये मसाइल हो सकते हैं। लेकिन अब ये पहले ही अर्ली एजेस में ही आना शुरू हो गई है। तो इसकी वजह क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, किस तरह इसके प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा मौजूद हैं और उनसे आज जानेंगे इसका हल किस तरह निकाला जा सकता है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते जागो लाहौर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हसनैन, जिस तरह मैं बात करी थी कि हमारे माइंड में आता है कि हम 40 क्रॉस करेंगे, 50 क्रॉस करेंगे या चले 60 क्रॉस करेंगे तब जाके हमें ये इस तरह के मसाइल जो है ना वो फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन अभी तो अर्ली एजेस में ही हमें 20s में या टीनेजर जितने भी हैं इर्द गिर्द हमारे होते हैं, वो कह रहे होते हैं जी हमारे पट्टों में दर्द हो रही है, हमारे शोल्डर्स पेन बहुत ज़्यादा है, बैक पेन बहुत ज़्यादा है। इसकी सबसे पहले कॉमन रीजंस क्या हैं कि ये इतनी ज़्यादा एग्रीवेट करती जा रही है? अच्छा, अगर इसमें हम रीज़न की बात करें ना तो हमारे पास अराउंड 70% केसेस में हमारा लाइफस्टाइल है। हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का है, हमारी वर्क रूटीन इस तरह की है, जिस तरह कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा है, हम लोगों में बैठ के काम करना, ऑफिस वर्क, बैंकर्स हैं जिस तरह, उन लोगों में क्या होता है ज़्यादा देर बैठने की वजह से आपके पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं या पट्ठे अकड़ जाते हैं। अच्छा। और इसी के साथ साथ ज़्यादा देर बैठने की वजह से जिस तरह हम चेयर पे बैठे रहते हैं तो हमारी नीज़ भी एक स्पेसिफिक पोजीशन में रहती हैं, कोई हमारी मोबिलिटी नहीं होती, कोई चलना फिरना नहीं होता, जिस वजह से हमारे नी जॉइंट भी वीक होने लग जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न अगर मैं फ़ीमेल्स में देखूँ तो फीमेल्स में यह है कि ओवर यूज़ एक्टिविटी, हम लोग ओवर यूज़ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं घरों में। अच्छा। उस वजह से भी हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं। जिस तरह हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ कुछ लोग जिस तरह ऑफिस वर्क उनका 8 से 10 घंटे है। हाँ। वो कहते हैं हम 1 आवर जिम भी करते हैं। अच्छा। अब वो जो 1 घंटा जिम करते हैं उसमें वो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर लेते हैं कि वो अपनी बॉडी को फिटीक में ले जाते हैं। ओके। स्ट्रेन आ जाता है बॉडी पे, जिस वजह से उनको बाद में मस्कुलर प्रॉब्लम, मस्कुलर इंजरीज, बैक की इंजरीज बहुत ज़्यादा कॉमन है। अभी कल परसों की बात है, मेरे पास एक पेशेंट था, यंग एज अराउंड 23 और 24 ईयर्स का था और उसकी स्पाइन की सर्जरी रिकमेंडेड थी। क्यों? क्योंकि उसका लाइफस्टाइल इस तरह का था। कहता है मैं ये यूट्यूबर हूँ और ज़्यादा देर में बैठ के काम करता हूँ, इसलिए मेरी बैक का इशू हो चुका है। ओहो, तो फिर क्या करना चाहिए? मतलब अगर जिनकी ऑफिस वर्क ही ऐसा है, जिन्होंने 5 से 7 घंटे जो है वो बैठ कर ही काम करना है, तो उसके बाद उन्हें क्या एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, उन्हें जिम नहीं जाना चाहिए क्या? उसमें इस तरह से है, अगर आप जिम करते हैं तो आप एक लिमिट में रहते हुए अपनी एक्सरसाइजेस करें, एक प्रॉपर सेट करें, रेपिटेशंस के साथ करें, ओवर यूज ना करें, अपनी बॉडी को स्ट्रेन में, स्ट्रेस में ना लेके जाएं। अच्छा। होता क्या है, हम लोग कोशिश करते हैं अब इस घंटे में हम जितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं हम करें। हम ये भी चीज़ देखें कि हमारी बॉडी उसको बेयर कर सकती है कि नहीं कर सकती। नहीं तो उसमें कौन सी एक्सरसाइज इंक्लूड हो सकती हैं और किसको आप कहेंगे कि बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए हमें? एक्सरसाइजेस तो आप सब कर सकते हैं लेकिन अच्छा। एक लिमिट में करें। लेकिन जिस तरह आप कह रही हैं कि 8 से 10 घंटे उनका काम है, हाँ। तो उसको हम किस तरह से सेटल डाउन करेंगे? आप हर 2 से ढाई घंटे बाद एक रेस्ट ब्रेक रखें, बेशक वो 2 से 3 मिनट की हो। सही। उसमें आप क्या करें, खड़े हों, चक्कर लगा लें, वॉक करें, बेशक 1 मिनट की वॉक कर लें, या वॉक नहीं भी करते खड़े होके बैठ जाएं। अच्छा। और सबसे पहले अपनी जो सीट है, चेयर है, वो देखें वो कंफर्टेबल है कि नहीं है। सबसे मेन चीज़ ये होती है, हमारे यहाँ क्या होता है, सीट कंफर्टेबल नहीं होती और पोस्चर इस तरह होता है कि झुक के बैठ के काम करते हैं, उस वजह से क्या है, बैक के इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। सही। और कोई इंजरी इस तरह की हो जाती है
यंग एज में हमारे इंजरीज होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, और वो जब हमारा लाइफस्टाइल इस तरह के हम बैठ के काम करते हैं तो वो चीज़ें हमारी बाहर आने सामने आने लग जाती हैं। और फीमेल में मेरे अकॉर्डिंगली जो एक बहुत बड़ी रीज़न है लो बैक पेन की, वो सी सेक्शन है। अच्छा। हमारे यहाँ इस चीज़ को एक मिथ भी कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि सी सेक्शन के साथ साथ वो सब लोग जिनको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसमें क्या होता है, आपको यंग एज में ना से ही आफ्टर 40-60 आप में लो बैक पेन शैटिका बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा। और फीमेल में 90% जिनके सी सेक्शन हुए हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनसे पूछते हैं, शैटिका के साथ आती हैं, और शैटिका इज नॉट अ डायग्नोज, शैटिका इज अ सिम्टम। इसमें हम देखेंगे कि आगे इसका डायग्नोज क्या है, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं तो उनकी हिस्ट्री में सी सेक्शन ज़रूर होता है, ज़रूर होता है। तो ये सबसे बड़ी कॉमन कॉज है वुमेन्स में। लेकिन ये तो आफ्टर मैरिज आ गया, आफ्टर बर्थ आ गया ना, उससे पहले भी यंग टीनेजर्स में भी और बच्चियों में भी ये चीज़ पाई जा रही होती है। कमर दर्द हो रही है जी, शोल्डर्स पेन बहुत ज़्यादा है, पट्टों में दर्द बहुत ज़्यादा है, टांगों में दर्द बहुत ज़्यादा है, लेथार्जिक फील हम कर रहे होते हैं, तो उसकी क्या वजह लगती है आप? इसकी सबसे बड़ी रीज़न है स्ट्रेस। स्ट्रेस इसमें सबसे बड़ी, फीमेल में अगर हम देखें, यंग में तो स्ट्रेस सबसे बड़ी रीज़न है। हम लोग स्ट्रेस लेते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड फ्लो होता है टुवर्ड्स एक्सट्रीमिटीज़, हमारी बाजुओं और टांगों की तरफ होता है। हमारा सेंट्रल पार्ट जो होता है उधर प्रॉपरली ब्लड का फ्लो नहीं होता। अच्छा, और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो हमारी डाइट, अगर हम कंपेयर करें, जिस तरह हमारे जो इस टाइम 70s या 80s में लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि जब हम आपकी एज में थे तो हम इतना काम कर लेते थे, आप ये नहीं कर पाते। अब इसमें आप देखें हमारे लाइफस्टाइल में उनके लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अब आप देखें हम लोग क्या है, बैठ के काम करते थे, वो प्रॉपर काम करते थे, उनकी एक रूटीन थी। हम लोग क्या करते हैं, हम जितना इनटेक करते हैं उतना हमारा वर्कआउट नहीं है। आपको उतनी स्वेटिंग भी होनी चाहिए जितना आप खा रहे हैं। हमारे यहाँ खाते हैं, बैठ जाते हैं और फैट बढ़ता रहता है। इसलिए वॉक अपनी रूटीन में ऐड करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइजेज अपनी रूटीन में ऐड करनी चाहिए, लेकिन एक हद में रह के करनी चाहिए। अच्छा, जैसे अब आपने वो जो पहले वाला पॉइंट था ख़वातीन के हवाले से, वो बड़ा अच्छा उसको डायग्नोज भी किया है, तो फिर क्या करना चाहिए अगर आफ्टर मैरिज या आफ्टर बर्थ सी सेक्शन हो गया, बैक पेन अब होना शुरू हो गई है, तो उन ख़वातीन को अब आप क्या सजेस्ट करेंगे, वो क्या कर सकते हैं? उन ख़वातीन को सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अपनी रूटीन को आप एक रेगुलर बेस रूटीन बना के चलें। मतलब कि अगर आप कोई काम कर रही हैं, आपने ज़्यादा झुकना नहीं है, ज़्यादा ज़मीन पे नहीं बैठना, और अगर आपको सिम्टम्स जैसे ही आते हैं आपने उसी टाइम अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ना कि उसे इग्नोर करना है। और दूसरे नंबर पे आप कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको कहा जाता है मैकेंजी एक्सरसाइजेज। अच्छा। उसमें क्या होता है, आपने लेट के अपनी दोनों नीज को बेंड करके अपनी कमर को उठाना होता है। अच्छा। और सीधा लेट के अपनी टांग को उठाना होता है, उठा के उसे रोक के रखना होता है। ये इन एक्सरसाइजेस का नाम है मैकेंजी एक्सरसाइजेस। अगर हम मैकेंजीज को देखेंगे तो ये सब एक्सरसाइजेज अराउंड 8 to 10 एक्सरसाइजेज हैं, ये सब उसमें आती हैं। तो हम इनको अपनी यंग एज में स्टार्ट कर लें तो इससे क्या होगा, हमारे जो पैरास्पाइनल मसल्स हैं, हमारे बैक के जो मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग होगी और लोड कम से कम आएगा, बैक पेन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। और दूसरा ये जैसे बहुत से लोग कहते हैं जी हमारे शोल्डर पेन है, नेक में पेन रहती है और बहुत ज़्यादा रहती है, हर टाइम ही हो रही होती है, फ्रोज़न शोल्डर्स हो जाते हैं, और इसकी क्या रेमेडी हो सकती है? इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे, जिस तरह मैंने बताया था स्ट्रेस का, स्ट्रेस के साथ साथ अगर हम दूसरा फैक्टर देखें तो वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल, गर्दन झुका के इस्तेमाल करना। और तीसरी अगर हम चीज़ देखेंगे, पिलो या तो बहुत ज़्यादा ऊंचा लेना या बहुत ज़्यादा नीचा लेना। अच्छा। पिलो हमेशा आपको इस तरह लेना चाहिए कि आपकी बॉडी और आपकी नेक एक पोजीशन पे आ रही हो। ना आपकी गर्दन ज्यादा ऊंची हो ना ज्यादा नीची हो। उसमें क्या होता है, आपकी नेक में आके नर्व कंप्रेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप जब सुबह सो के उठते हैं आप कहते हैं हमारा हाथ सुन्न हो रहा है, हमारी बाजू सुन्न हो रही है। तो ये सिम्टम बहुत ज्यादा कॉमन आपको देखने को मिलते हैं उन लोगों में। अच्छा। तो उन लोगों में यही मेरी एडवाइस है कि अपनी नेक को मूव करते रहें। सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल को आप बेहतर करें। मोबाइल फोन अगर आपने यूज करना है, आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं, ना कि आप इस तरह गर्दन झुका के इस्तेमाल करें। आप पिलो सही लें, ना ज्यादा इस तरह का पिलो ले जिसके अंदर बिल्कुल नेक चली जाए। आजकल हमारे पिलो चले हुए उसके अंदर गर्दन चली जाती है, उसकी वजह से नेक आपकी बहुत पेन करती है। ठीक है। नेक पेन इस वजह से बहुत ज्यादा कॉमन है। और जिस तरह अगर हम फ्रोजन शोल्डर की बात करें, फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है,
ओवर यूज एक्टिविटी की वजह से या एक्टिविटी ना होने की वजह से फ्रोजन शोल्डर होता है। जिस तरह हमारे घर में ख़वातीन है वो कटिंग बोर्ड पे बहुत ज़्यादा करती हैं। अब रिपीटेड मूवमेंट्स की वजह से एक शोल्डर की मूवमेंट है वो एक पोजीशन में हो जा रही है तो आपकी स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट में, जिस वजह से फ्रोजन शोल्डर के 3 फेजेस होते हैं, फ्रीज, फ्रोज, थॉइंग। फ्रीजिंग क्या होता है, सबसे पहले आपको पेन आनी स्टार्ट होती है उसमें, ठीक है, पेन सिर्फ आ रही होती है। फ्रोजन में जाके आपकी लिमिटेशन आने लग जाती है, मतलब वो क्या कहता है डॉक्टर साहब मैं कंघी नहीं कर पा रहा, मैं कपड़े नहीं पहन पा रहा, मैं कोई चीज उठानी है ऊपर से मैं नहीं उठा पा रहा। और तीसरा फेज क्या है थॉइंग, उसमें आपका शोल्डर दोबारा वापस ठीक होने की तरफ चला जाता है, और वो खुद ब खुद ठीक होना। इसकी 2 साल एज होती है, 2 साल बाद ये खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है। 2 साल अगर आप इसे ट्रीट नहीं करवाते। अच्छा। और मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी एक जो हमारे यहाँ हमें एक कॉज देखने को मिलती है वो ये है कि हम लोग कोई इस तरह की मूवमेंट नहीं करते कि हमारा शोल्डर एक नॉर्मल रेंज से ज्यादा जाए। जिस तरह पुराने दौर में था लोग चीजें उठाते थे, ऊपर कैबिनेट्स होती थी उनमें से, या एक बड़ी आम चीज थी बल्ब लगाना घरों में, वो एक मूवमेंट थी। अगर आप इसको फ्रोजन शोल्डर को देखें, इसमें हम फिजियोथेरेपी में जो एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं वो इसी तरह है कि आपने अपनी बाजू को उठा के घुमाना है। ये कुछ मूवमेंट्स हैं जिनसे आपका कंधा खुल जाता है। जिस तरह टॉवल लेके इस तरह टॉवल को पकड़ के आपने हिलाना है, बाजू को ऊपर ले जाके ये मूवमेंट करनी है। अच्छा। दीवार के साथ लगा के ये मूवमेंट करनी है। इन मूवमेंट से क्या है आपका कंधा खुल जाएगा, आपकी बहुत बेहतर हो जाएंगी। और ये किसी भी एज में हो सकता है? किसी भी एज में हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर आपको यंग एज में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है, डायबिटिक पेशेंट में भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओके। और ये कहते हैं जी आपके अंदर कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज भी होती हैं जिसकी वजह से भी आपके पट्ठों में दर्द या ये जोड़ों में दर्द होता रहता है, वाकई ऐसा है? बिल्कुल इसी तरह। अब इसमें हमारे यहाँ क्या, हम लोग की डाइट ऐसी है, हम फ्रूट से दूध से बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं। हमें अपनी डाइट में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं। अब हमारे यहाँ अगर 100 लोगों का आप विटामिन डी टेस्ट करवाएंगे तो 96 का जो है वो आपको डेफिशिएंसी मिलेगी। अब होता क्या, हम लोग क्या कहते हैं, हम बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। अब थक क्यों जाते हैं, हम लोगों में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, हम लोगों का डाइट, हमें दूध अच्छा नहीं लगता, हमें फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते। लेकिन दूसरा डॉक्टर साहब ये भी है ना कि खालिस चीज़ मिलती भी नहीं है, बंदा करे क्या, दूध भी अगर पिए तो वो खालिस ही नहीं मिल रहा होता, उसमें पता नहीं क्या क्या उन्होंने चीज़ें मिलावट की भी होती है, तो उसका फायदा ही नहीं, उल्टा नुकसान ही है उसका पीने का। तो इसलिए ये है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके सप्लीमेंट्स ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी ये कि हाँ मल्टी वाइटामिन्स खा लें। दूसरा ये कि जो बैलेंस डाइट लें और बाकी थोड़ा बहुत हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होएं, इस तमाम तर चीज़ें जो है वो हल हो जाएंगी। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लोहार। जनाब, जिस तरह मैं बात करी थी कि हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद कुछ हम हेल्दी एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करेंगे। और सबसे अच्छी जो हेल्दी एक्टिविटी होती है वो ये होता है कि आपने फ़िज़िकल एक्टिव रहना है, आपने जिम जाना है, आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड ज़रूर करनी है जिससे आप सेहतमंद रह सकें। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं मुझ समेत जो ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम लोगों ने जिम ज़रूर जाना है। हम लोग इरादा कर लेते हैं, माइंड बना लेते हैं, माइंड मेकअप कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हिम्मत बहुत चाहिए कि हमने घर से उठकर जिम कैसे जाना है। लेकिन बहुत से ऐसे भी महान लोग मौजूद होते हैं जो जिम की फीस भारी भरकम भर देते हैं, 1 महीना जाते हैं और उसके बाद फिर जनाब वो कहते हैं हमें तो कोई असर ही महसूस नहीं हो रहा, हमें तो कोई इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, जो हम जो डिज़ायर्स लेकर गए थे वो तो हमारे आ ही नहीं रही, हमारे 6 पैक्स बन नहीं रहे, हमारी तो बॉडी नहीं बन रही, तो इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए वो 1 महीना ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद वो आराम से घर पर लंबी तान के सो जाते हैं। 3 महीने तो उनका अच्छा खासा ब्रेक चल रहा होता है ना, उसके बाद फिर उन्हें याद आता है ओहो हमने तो जो जिम की फ़ीस दी थी अब हमने दोबारा से जिम जाना है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बॉडी बनाना मुश्किल है या आसान है? और हम जैसे लोगों का जो माइंड नहीं बन रहा होता जिम जाने का, हम कैसे जिम जा सकते हैं? हम घर पर रह के किस तरह जो स्ट्रेंथ की जो एक्सरसाइज होती हैं वो कर सकते हैं या ख़ुद को
फिट रख सकते हैं। इस पर बात करना है, इस पर बात करने के लिए ऑब्वियसली कोई एक्सपर्ट मेहमान ही हमारे पास होने चाहिए जो हमें अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। तो इस पर बात करने के लिए हाफिज़ खालिद मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। फिटनेस ट्रेनर हैं और साथ ही साथ एक्सपर्ट भी हैं। हाफिज़ साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आई एम फाइन, गुड। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आज हाफिज़ साहब के साथ एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है जो कि अनुशा उस्मान है, एथलीट भी हैं और ट्रेनर भी हैं। अनुशा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आपको लग नहीं रहा होगा कि अनुशा ट्रेनर है, वो वाकई में ट्रेनर है। लग ऐसे रहा होगा शायद स्टूडेंट है, लेकिन नहीं, वो ट्रेनिंग हम जैसे लोगों को ट्रेनिंग कराती हैं। तो अनुशा से भी आज हम टिप्स लेंगे, लेकिन सबसे पहले हाफिज़ साहब आपकी तरफ जाना चाहूँगी कि जैसे मैंने बात की है कि एक तो माइंड बनाना बड़ा औखा होता है हमारे लिए कि हमने जाना है, जिम जाना है, लेकिन फिर भी नहीं जा सकते हैं, इसलिए फिर हम इस हालत में मौजूद हैं। अब हमसे भी एक हाथ आगे के लोग हैं जो जिम चले जाते हैं, फीस भी भर देते हैं, लेकिन एक महीने बाद कहते हैं जी हमें तो कुछ असर महसूस ही नहीं हो रहा, नज़र ही नहीं आ रहा, तो हमारा को तो जाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो क्या एक महीने के अंदर अंदर आपकी बॉडी बनना शुरू हो जाती है, आपको फिर भी थोड़ा सा पेशेंटली टाइम लगता है? पहली बात यह है कि कभी भी एक महीने में बॉडी नहीं बनती। जब हम एक महीना जिम जाकर छोड़ देते हैं ट्रेनिंग, उसके बाद नहीं करते और हम ये समझते हैं कि शायद ट्रेनिंग मजाक नहीं है। ट्रेनिंग 2, 3 माह, 4 माह में बॉडी कभी भी डेवलप नहीं होती। अच्छा। ये बिल्डिंग को बनने में 25 साल लगे हैं। और मैं ये नहीं कहता कि आप लोग 25 साल लगाएं। मेरा मतलब है कि आप ट्रेनिंग मुसलसल करते रहें। देखिए, जब आप इबादत मुसलसल करते रहते हैं तो उसका फल आप पा ही लेते हैं। हाँ जी, ऐसे तो कम से कम 1 साल में एक बॉडी तैयार हो सकती है। मतलब मिनिमम टाइम है 1 साल, कम से कम 1 साल लगता है आपको बॉडी बनाने में। यस। मतलब उसमें एक 6 पैक्स आ जाते हैं, आपके जो बाजू के बड़े हो जाते हैं। देखिए, ये सारी चीजें। पहली बात यह है कि प्रोपोर्शन इज कॉल्ड ब्यूटी, तनासुब खूबसूरती कहलाती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाजू बना लेते हैं, चेस्ट बना लेते हैं, क्योंकि कपड़े पहने अच्छे लगते हैं। उनकी लेग्स हमेशा वीक होती हैं, शोल्डर वीक होते हैं और एब्स को ट्रेन वो नहीं करते क्योंकि 6 पैक उनके नहीं बनते। अच्छा। देखिए, बॉडी के 5 पार्ट्स हैं, जब तक ये पांचों मुकम्मल नहीं होंगे कंप्लीटली, तब तक आप कभी भी अच्छे एथलीट, अच्छे बॉडी बिल्डर या अच्छे फिट नहीं हो सकती। आपकी बॉडी फिट नहीं हो सकती। तो ये 5 पार्ट्स जो हैं, इनको ट्रेन करना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, इनको ट्रेन करने के लिए देखें, आप कभी भी 1 माह में, 2 माह में, 3 माह में बॉडी कभी भी फिट नहीं होती। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के ऊपर फैट, उसकी जो परसेंटेज है फैट की, वो कितनी है। ओके, ठीक अच्छा, है। ट्रेनिंग हर बंदे की उस हिसाब से होती है। मतलब एक ये चीज़ तो हमें क्लियर होगी कि 1-2 महीने या 3 महीने में भी आपकी बॉडी नहीं बनती है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो आपने खाया पिया होता है इतने सालों से, वो उसको कम करने में टाइम लगता है। देखिए मुनीबा, हम 20 साल खाने के बाद अगर ये कहें कि 20 दिन में या 2 माह में हमारी बॉडी जो है ना, वो हाउ कैन इज इट पॉसिबल यार? पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, ट्रेनिंग इटसेल्फ मुकम्मल, आप 1 साल 2 साल आप जिम जाते हैं, फिर आपकी बॉडी का रिजल्ट मिलना शुरू होता है। वैसे तो रिजल्ट मिलना आफ्टर फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। लेकिन फर्स्ट मंथ के बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि जिम जाना छोड़ देते हैं। लेकिन फिर क्यों नहीं जाते हैं? अगर थोड़े से विजिबल हो, क्या वो नजर आना शुरू होते हैं? विजिबिलिटी उनकी होती है, क्योंकि लोग तो छोड़ देते हैं। मैंने जो यूजुअली देखिए, हम ट्रेनिंग को अहमियत नहीं देते। मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग को आप इबादत का दर्जा देंगे ही तो कामयाब होंगे। यहाँ फिर ये हो रहा होता है कि लोग अगर जा भी रहे हैं 1-2 महीने, अगर उनको इफेक्ट्स नजर नहीं आ रहे तो वो सही ट्रेनिंग ही नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ये बात है। देखिए ना, स्ट्रेंथ क्या चीज़ है बेसिकली, तो मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं कि आपकी बॉडी जो है कितना वेट उठा सकती है और कितनी देर तक उठा सकती है, इससे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर आप 5 kg का वेट उठाया हुआ आपने और 5 मिनट बाद आप थक गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी वीक है, स्ट्रेंथ नहीं है आपकी बॉडी में। लेकिन जब आप 20 kg का वेट उठाकर 20 मिनट तक भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। बॉडी की स्ट्रेंथनिंग के लिए देखें, स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली बात है। हाँ, कि लो वेट से स्टार्ट करें, आप ऑटोमेटिकली हाई वेट पे चले जाएंगे। ठीक है। आप 5 से स्टार्ट करें, 5 से कल 10 होगा, परसों 15 होगा, फिर 20 होगा, फिर 25 होगा। तो इसी तरह ही देखिए, कभी भी पहले 15 दिन में तो वैसे हमारी बॉडी जो है ना, उसमें क्रैम्पिंग आ रही होती है। हमारी बॉडी जो है वो थकान होती है, लथार्जिक हो जाती है, सुस्ती पड़ जाती है, और हम फिर उस जो मीठी मीठी दर्द है ना, उसको एंजॉय करने के बजाय ना हम घर बैठ जाते हैं। जबकि मैं समझता हूँ कि अगर आपके मसल की
ब्रेक डाउन हो रहे हैं और तोड़फोड़ हो रही है, तो इट मींस कि आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स कर रही है। वो बेस्ट टाइम होता है उसके ऊपर एक्सरसाइज करने का, उसके ऊपर एक्सरसाइज लगाने का। मतलब इसमें फिक्र करने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है कि क्रैम्प्स पड़ गए हैं। आप खुशकिस्मत है कि आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स कर रही है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी रेडी हो रही है ग्रोथ के लिए। देखिए, पहले इंटरनल वीकनेस आपकी बॉडी की खत्म होती है, फिर एक्सटर्नल आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू करती है। हम क्या करते हैं, पहले 1 महीने में जब इंटरनल बॉडी हमारी वीकनेसेस खत्म करती है, अच्छी डाइट से, अच्छी ट्रेनिंग से, अच्छी नींद से, तो तब हम घर बैठ जाते हैं। वो बेस्ट टाइम होता है कि उसको कंटिन्यू रखें आप। यस, अब उसके बाद नेक्स्ट मंथ आता है, नेक्स्ट मंथ में हमारी बॉडी जो है थोड़ा रिस्पॉन्स करना शुरू करती है, आपकी स्किन जो है वो थोड़ा टाइट होना शुरू होती है, मसल थोड़ी सी लुक उसकी हल्की सी शाइन आने लगती है। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी क्या खुशनसीबी होगी। लेकिन ये जब नहीं आ रही होती है ना, तो हाफिज साहब उसी दौरान मैंने देखा है कि बहुत से नौजवान हैं ख़ास तौर पर, वो स्टेरॉइड्स की तरफ चल जाते हैं या मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं, ऐसी चीज़ें जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। देखिए, एक तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट ये है कि स्टेरॉइड लेने से आप बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। देखिए, ट्रेनिंग करने से आप बॉडी बिल्डर हमें सबको लगता है, बल्कि अब तो मुझे तो नोआ होगी, बिकॉज हम लोग इसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली बात कर रहे होते हैं। अब जो देखने वाले हैं उनको तो ये लगता है कि अगर हाफिज साहब ने अगर बॉडी बनाई है तो इसका मतलब इन्होंने स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया है। या हम किसी भी बॉडी बिल्डर को अगर टीवी पे देखते हैं तो हमें ये लगता है कि इसकी बॉडी ऐसे नहीं बनी होगी, स्टेरॉइड्स का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ होगा। देखिए मुनीबा, शॉर्टकट वे जितने भी है ना दुनिया में, जितने भी ऊपर जाने के शॉर्टकट वे बने हैं, वो सारे डेंजरस हैं। जिनमें एक स्टेरॉइड वाला शॉर्टकट वे है, ये भी तो शॉर्टकट है ना। हाँ जी, बॉडी को डेवलप करने का। देखिए, जब आप बॉडी को डेवलप तो शॉर्टकट वे में कर लेते हैं, लोग जो आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं उसके, जब आप बीमार होते हैं, जब बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डैमेज हो जाती हैं बॉडी की, तो मैं समझता हूँ उस तकलीफ से बचने के लिए शॉर्टकट वे पे आपको नहीं जाना चाहिए। नेचुरली प्रोसेस अल्लाह ताला ने एक बड़ा खूबसूरत बनाया है आपकी बॉडी का, आपकी हीलिंग सिस्टम अल्लाह ने इतना अच्छा रखा है कि आप थोड़ी ट्रेनिंग भी करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम सिर्फ अपनी डाइट पे नज़र रखें। मैं कल एक प्लेटफॉर्म में बैठा हुआ था, मैं बात कर रहा था कि 85% रोल जो है ना आपकी ज़िंदगी में आपकी न्यूट्रिशन का है, 15% ट्रेनिंग का है। ठीक है, अच्छा, अगर आप ये कहें कि 15% ट्रेनिंग का है तो ट्रेनिंग रहने देते हैं, 85% पूरा कर लेते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि आप अपना वो भी ज्यादती है, वो भी ज्यादती है। लेकिन अच्छा, फिर ये भी एक आ जाता है पॉइंट कि लोग कहते हैं कि चाहे हम स्टेरॉइड्स का अगर इस्तेमाल करें, साथ ही साथ हम अपनी डाइट इतनी अच्छी रखेंगे कि उसका कोई नुकसान नहीं होगा। क्या वाकई ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। देखिए, स्टेरॉइड का हमेशा नुकसान है। आप एक पेन किलर भी लेते हैं तो डेफिनेट उसका भी नुकसान है। तो स्टेरॉइड तो वैसे इटसेल्फ जो है ये एक डेंजरस चीज़ है, खुदारा मैंने हमेशा इसको डिसलाइक किया है। एथलीट यूज़ करते हैं इंटरनेशनल कंपटीशन पे आपका गोल अचीव करने में। अच्छा। लेकिन जस्ट फिट होने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल मैं नहीं मानता, इसका ज़रूरी नहीं है। मतलब वो डेली रूटीन में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो एथलीट अगर जिन्होंने कॉम्पिटिशन्स करने वो कर सकते हैं, आपने क्या करना है करके। देखिए मुनीबा, जब आप अच्छी डाइट के साथ, अच्छी नींद के साथ, अच्छे लाइफस्टाइल के साथ आप कवर कर सकते हैं। अच्छा। देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप अपनाते हैं अपनी लाइफ में तो फिर डेफिनेट उसके साथ आपकी बॉडी अच्छी हो सकती है, अच्छी डेवलप हो सकती है, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, आपकी बॉडी जो चाहते हैं वो गोल अचीव कर सकते हैं। तो फिर अपने अंदर जहर डालने की क्या जरूरत है? मसला ये है ना कि हम पेशेंटलेस कौम है ना, हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा ख़त्म होता जा रहा है, उसकी वजह से हम इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। जमाने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली, पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। अच्छा अनुषा, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये तो ओवरऑल हमने बात की ना, कुछ ख़वातीन के हवाले से हमें बताइए कि उन्हें किस तरह की जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वो घर पे, अगर वो जिम नहीं जा सकती हैं तो वो घर पे किस तरह की कर सकती हैं। और दूसरा ये कि अगर हम जिम जा रहे हैं तो आप जैसे ट्रेनर होना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली आई वुड रेकमेंड कि लाइक आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपको एक्टिव तो रहना ही चाहिए। हाँ। थोड़ी बहुत एक्टिविटी भी चलेगी। इवन लगे अगर आप फ़ोन पे वॉक, लाइक फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं तो लाइक वॉक करते हुए कर लें, तो कुछ ना कुछ चलना चाहिए। और स्ट्रेंथनिंग, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज और कंडीशनिंग इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल टुगेदर कंबाइंड लाइक ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होगी। और इसके फ़ायदे तो लाइक बेतहाशा हैं। अच्छा। जैसे कि लाइक द बेनिफिट्स आर कि आपकी एजिंग जो होती है वो कम होती है, स्ट्रेस रिलीवर है, एंड समटाइम्स इट्स नॉट फॉर द मसल, इट्स फॉर द माइंड। ठीक है ना। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चैलेंज योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को चैलेंज करेंगे तो देन यू कैन स्टे कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो वो थोड़ी बहुत से भी स्टार्ट कर सकती हैं। लाइक अगर वो लाइक 3 टाइम भी ट्रेन करती हैं एक हफ्ते में तो दैट्स फाइन। आप ट्रेनिंग कर सकती हैं, फुल बॉडी वर्कआउट कर सकती हैं,
नॉर्मल कर सकती हैं, रेजिस्टेंस बैंड के साथ ट्रेनिंग कर सकती हैं, हल्का फुल्का भी चलेगा, एंड देन यू कैन इंक्रीज ग्रेजुअली, स्लोली करेंगे, एज ही सेड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आई थिंक कि लाइक स्लोली भी करेंगे तो हो जाएगी। और लाइक वॉक और ये सारा कुछ इंड्योरेंस में इंक्लूड होता है, दैट इज़ कंडीशनिंग, एंड स्ट्रेंथनिंग में आ जाती हैं वो तो लाइक वेट लिफ्टिंग, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज और लाइक बाकी चीज़ें ऐड भी हो जाती हैं। लेकिन सिंस दैट्स अ बिट हार्ड तो यू कैन ऐड प्रोग्रेसिव लोडिंग लेटर। योगा भी कर सकते हैं, योगा इज़ टू गुड, एंड जुम्बा एज वेल। तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। ये आप अपनी डेली लाइफ में हल्की फुल्की सी कर सकते हैं जो कि आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल। हमारी बॉडी का सिस्टम अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है कि हम कुछ करेंगे तो बचेंगे, कुछ ना करेंगे तो मरेंगे। देखिए जितनी मशीनरी इंसान बनाता है वो मशीनरी का एक टाइम लिमिट है, आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे खराब हो जाएगी। गाड़ी अगर आपके गैरेज में खड़ी है, घर में आप यूज़ नहीं करेंगे तो उसका इंजन जवाब दे जाएगा, खराब हो जाएगा। कोई भी मशीनरी ले लें, इवन वॉल क्लॉक है वो नहीं यूज़ कर रहे आप उसको प्रॉपर, तो वो उसका सेल भी वीक हो जाएगा। सेम इसी तरह लेकिन जो मशीनरी अल्लाह ताला ने बनाई है वो मशीनरी को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उसकी उतनी लाइफ बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा आप अपने जिस्म को इस्तेमाल में लेकर आएंगे, उससे जो है काम लेंगे, उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छी एंटी डिप्रेशन कोई मेडिसिन लाइफ में नहीं है, इससे अच्छी एंटी डिप्रेशन पूरी दुनिया में आज तक नहीं बनी एक्सरसाइज। तो मतलब इसमें कोई इतना ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता, आप पार्क में चले जाएं, वहाँ पे जाके अच्छी खासी जॉगिंग कर लें, वॉक कर लें, स्विमिंग कर लें, जॉगिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें, वॉक कर लें, कुछ भी करें। ये ऐसी चीज़ है जो हम सबको करनी चाहिए लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। मुनीबा मुझे नहीं याद कि मैंने 25 ईयर में कभी संडे के अलावा छुट्टी की हो ट्रेनिंग। अच्छा। मैं 2 घंटे सुबह ट्रेनिंग करता हूँ डेली। अगर कोई गोल अचीव करना हो तो 2 घंटे शाम को भी करता हूँ मैं ट्रेनिंग। दोपहर को मैं 1 घंटा वॉक भी करता हूँ। मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं कहा, मुझे किसी ने नहीं कहा। देखिए मैं हूँ तो मेरे साथ जुड़े हुए सारे लोग हैं, मैं नहीं हूँ तो देखिए मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। जब आप हंसते हैं तो सारे लोग आपके साथ हंसते हैं मुनीबा, जब आप रोते हैं तो अकेले बैठ के रोते हैं। तो रोता इंसान पता कौन है? जो बीमार होता है। बिल्कुल ऐसे। तंदुरुस्त आदमी तो पूरी दुनिया से फाइट कर सकता है, पूरी दुनिया से जंग लड़ सकता है, आप दुनिया की हर चीज से फाइट कर सकते हैं क्योंकि आप तंदुरुस्त हैं। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो सिर्फ आप अकेले हैं, आपका कोई नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने पट्ठों को स्ट्रांग रखना है, अगर आप बीमारी को नहीं आने देना चाहते तो आज से उसकी फिक्र शुरू कर दें। लेकिन जब आप बीमार हो जाएंगे आपके पास ये ऑप्शन खत्म हो जाएगी कि आप अपने आप को तंदुरुस्त कर सकते हैं। कितनी खूबसूरत बात है यार। बिल्कुल ऐसे ही बहुत। आप देखिए एक बीमारी जुड़ेगी, 2, 3, 4, 5 मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। आप एक बीमारी को क्यों आने देना चाहते हैं? सवाए अपनी दांतों से हम अपनी कब्रों को खोद रहे हैं आज। यार खुदारा खाना बंद कर दें, खाना बंद कर दें, खाना बंद कर दें। अच्छा दूसरा हाफिज़ साहब मुझे ये बताइए, अब लड़के जो है बहुत ज़्यादा कहते हैं जी हमने 6 पैक्स बनाने हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। वाकई ये मुश्किल है या सही? 6 पैक बनाना दुनिया का आसान तरीन काम है। अच्छा। यस, इसमें सिर्फ अपनी न्यूट्रिशन अच्छी करें, अपनी एक्सरसाइज की एंगल परफेक्ट करें, अपनी नींद पूरी करें 8 घंटे की। लेकिन ट्रेनर्स तो कह रहे होते हैं कि यही तो सबसे मुश्किल काम है 6 पैक्स बनाना। अच्छा, मेरा थोड़ा ना स्कूल ऑफ थॉट थोड़ा डिफरेंट है आम ट्रेनर से। अच्छा। मेरा ये मानना है कि 6 पैक बनाना सबसे ईजी है। देखिए बॉडी में जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो पूरी बॉडी डेवलप होती है या पूरी बॉडी आपकी डेफिनेशन में जाती है। कोई एक पार्ट कभी भी, यानी स्पॉट रिडक्शन जो है कभी भी नहीं होती। अच्छा। हमेशा आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करती है, फुल बॉडी रिस्पॉन्स होता है। जब आप एब्स की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो खाली एब्स नहीं डेवलप होंगे आपके। देखिए अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी कर रहे हैं ना, तो आपको एब्स की ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। आप नहीं भी करेंगे तो फिर भी आपके एब्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा। फिर भी 6 पैक आपके नजर आएंगे बॉडी के ऊपर, क्योंकि आप स्ट्रेंथनिंग अच्छी कर रहे हैं बॉडी की। अगर आप स्ट्रेंथनिंग अच्छी नहीं कर रहे, कार्डियो अच्छा नहीं कर रहे, सिर्फ एब्स को ट्रेन कर रहे हैं तो एब्स कभी भी नहीं निकलेंगे आपके। अच्छा। वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, कोई फायदा नहीं है। और कितनी देर में, मतलब कितने अरसे में आपके 6 पैक्स डेवलप हो जाते हैं? 1 ईयर में? 1 ईयर। ओके। अगर हम चाहें कि 3 माह में, 2 माह में 6 पैक बन जाएं तो फिर वो पेंसिल से बन सकते हैं, बड़े खूबसूरत से पेन के साथ हम उसको बना के डेवलप कर सकते हैं, बाकी बन नहीं सकते। देखिए इंसानी बॉडी के अंदर है क्या? पट्ठे भी हैं, फैट भी है, मसल्स भी हैं, बोन्स भी हैं, ब्लड भी है, वाटर भी है 65%। एक आम इंस्ट्रूमेंट ले लें, हाथ में पकड़ के हथौड़ी पकड़ लें, पत्थर को तराशना दुनिया का आसान काम हो सकता है, लेकिन इंसानी जिस्म को तराशना, इसको खूबसूरत बनाना, यार सबसे टफ जॉब है ये। आप खुद देखें ना, एक बॉडी अल्लाह ने बना दी जिसके अंदर सारा कुछ रखा है, अब आपने उस बॉडी को तराशना है
तो तराशना किससे, लोहे के साथ लड़के, मुंह को जिप लगा के, और औखा ही काम है ना सरकार, मुश्किल हुआ ना। लेकिन दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपका इरादा मजबूत होना चाहिए, कुव्वत इरादी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। जब आपका इरादा स्ट्रांग है तो कामयाबी यकीनी है। आप जब नमाज पढ़ते हैं उसकी डायरेक्शन सीधी रखेंगे तो कबूल होगी ना, वजू करेंगे तो कबूल होगी ना, अगर सारा कुछ नहीं करेंगे तो नमाज भी कबूल नहीं होगी हमारी। तो फिर ट्रेनर्स क्यों कहते हैं जी ये सबसे मुश्किल है? नहीं, ट्रेनर इस तो पे क्यों नहीं आ रहे आप? इस साइड पर भी आए ना, हमें बताएं कि फिर ट्रेनर्स क्यों कहते हैं। मतलब ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा जो हमारी नौजवान नस्ल है जो जिम्स में जाती है, तो उन्हें यही बोला जाता है कि जी यही सबसे मुश्किल काम है। तो किस वजह से, कि उन्हें खुद नहीं पता होता? देखिए, उनको खुद भी पता है, जो ट्रेनिंग से जान छुड़ाने वाले लोग हैं ना, अच्छा, उनके लिए ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि सबसे मुश्किल है। अच्छा। आप दिल से ट्रेनिंग कर रहे हैं ना अगर, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। घर में बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन जिम जाएं, जिम का माहौल जो है वो आपके असाब के ऊपर बड़ा असरअंदाज होता है। देखिए, जब आप सीनियर जूनियर लोगों को देखते हैं आप उससे मोटिवेट होते हैं। जिम का एटमॉस्फेयर जो है, आप घर में ट्रेडमिल ला के रख लें, 7 दिन के बाद आप नहीं कर सकते। उस ट्रेडमिल के ऊपर कपड़े पड़े होंगे सुखाने के लिए। यही अगर आप जिम जाते हैं तो कम से कम आपको ये तो पता है ना कि आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ जिम में बैठ के आ जाएं। अमेरिका में एक रिसर्च हुई, उन्होंने 30-40 बॉडी बिल्डर लिए जिनको ऑलरेडी बड़े अच्छे एथलीट थे वो। अच्छा। उन्होंने उनको 1 महीना ट्रेनिंग नहीं करवाई, सिर्फ उनको माइंड में ये बताते रहे हैं कि आप लोग जिम में आए हैं, अब आप ट्रेडमिल कर रहे हैं, अब आप इलेप्टिकल कर रहे हैं, अब आप मसल को स्ट्रेंथ करने की कोशिश कर रहे हैं, वेट लिफ्ट कर रहे हैं, चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, स्क्वाट कर रहे हैं। वो सिर्फ 1 महीना उनको यही ट्रेनिंग देते रहे। आफ्टर 1 मंथ उसका रिजल्ट ये निकला कि वो बंदे और फिट हो गए, क्योंकि वो मेंटली जो फिट है। यस यस, थैंक यू वेरी मच। आपने आसानी पैदा कर दी है, क्योंकि यार वो मेंटली उनके माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर चुका था कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपके माइंड की गेम है सारी, और बॉडी बिल्डिंग तो मसल एंड माइंड की गेम है। जब तक ये कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक आप जो कोई भी चीज़ डेवलप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी हाफिज़ साहब, तो इसमें किस तरह की फिर डाइट लें? अगर जो जिम जा रहे हैं, अंडे खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए, बाकी किस तरह की डाइट लेंगे? अच्छा मुनीबा, पहली बात तो ये है कि अंडों का मौसम से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ठीक है। देखिए, हम अंडों का ताल्लुक जो है वो मौसम से नहीं है। कोई भी चीज़ ठंडी या गर्म नहीं होती, मेडिकल साइंस इस बात को नहीं मानती। हमारे यहाँ पे है कि फ़िश नहीं खानी गर्मियों में, पूरी दुनिया में फ़िश खाई जाती है। अंडे गर्मियों में नहीं खाने, पूरी दुनिया में खाए जाते हैं। देखें, आप जो खा रहे हैं, जो खाना चाहते हैं वो खाएं। हाई प्रोटीन डाइट लें, आप लो कार्ब पे आ जाएं, गुड फैट्स लें, लेकिन पानी का इस्तेमाल एक ऐसा टॉनिक है जो आपको बचा सकता है। 10 से 12 गिलास जब आप पानी के पीते हैं मुनीबा, तो तब आपको कोई गर्मी सर्दी आपके स्टमक को नहीं पड़ती, कोई चीज़ गर्म या ठंडी नहीं लगती। पानी जो है इटसेल्फ अल्लाह ने उसमें इतनी शफा रखी है। आप मॉर्निंग में 6 अंडे खा रहे हैं, खाएं। हाँ, सफेद आपकी उसकी जो योक है, एग योक है, जो फुल एग है, वो आप सर्दियों में 2 खाते हैं, गर्मियों में 1 कर दें। अच्छा, अंडों की जो सफेदी है वो आप 6 खा रहे हैं, चाहे 12 खा लें, कोई मसला नहीं है। देखिए, आपका बॉडी वेट जो है, आपके बॉडी वेट के हिसाब से आपकी बॉडी की नीड जो है प्रोटीन की, वो 0.8 ग्राम पर केजी है। जितना बॉडी वेट है उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करें और उतनी प्रोटीन आप बॉडी की पूरी करें, तो आप देखें इंशाल्लाह यू गुड टू गो, उसका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। ठीक है, मतलब अगर बाकी आप अपनी चीज़ों का या फ्लूइड इनटेक का या खासतौर पर पानी का अगर इनटेक सही रखेंगे तो आपको कोई गर्मी सर्दी का मसला नहीं होगा। अच्छा अनुषे, आप एक तो क्या लास्ट मैसेज देना चाहोगे, दूसरा आपको कितनी देर होगी ये करते हुए, ट्रेनिंग करवाते हुए? ट्रेनिंग करवाते हुए, हाँ। ट्रेनिंग कराते हुए तो मुझे लाइक अभी साल ही हुआ है। अच्छा। लेकिन आई हैव बीन इन द फिटनेस इंडस्ट्री एंड लाइक इनटू फिटनेस एज एन एथलीट सिंस आई वाज 4। अच्छा, ओके। लाइक स्विमिंग, बॉक्सिंग, फुटबॉल, ऑब्वियसली आई लव फुटबॉल एंड क्रिकेट वगैरह। हमेशा आई हैव बीन इंडल्ज्ड इनटू स्पोर्ट्स एंड आई वुड रिकमेंड इट टू एवरीवन एंड द टारगेट ऑडियंस राइट देयर कि आप लोगों को भी चाहिए, यू शुड स्टे एक्टिव एंड लाइक जो भी जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत करें और अपनी डाइट पे भी फोकस करें, बिकॉज एज ही सेड कि 85% इज डाइट, तो डाइट एंड एक्सरसाइज एक्सरसाइज इज वेरी, दोनों ही मस्ट हैं कि आपने डाइट का भी ख्याल रखना है और साथ साथ आपने फिजिकल एक्टिविटी का भी ख्याल रखना है। हाफिज़ खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और अनुषा उस्मान ने भी हमें ज्वाइन किया था। अनुषा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जाओ लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे हुस्न अखलाक की अहमियत के हवाले से। एक तो ये बात है कि अच्छा अखलाक हमारे मुआशरे में अमन और हम आहंगी लेकर आता है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है बल्कि ये एक फ़र्द की ज़िंदगी को तकमील तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि ये इंसान के ईमान के कामिल होने का नाम है। इसीलिए हमें आपस में ना एक दूसरे के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना भी चाहिए। और मोमिनों में सबसे कामिल ईमान वाला भी वो है जो अच्छे अखलाक का मालिक हो, और सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन हो। और हुस्न अखलाक से मुराद है जी खुश अखलाकी, अच्छा बर्ताव करना, अच्छा रवैया रखना और अच्छे अखलाक हैं। अखलाक की अब दो किस्में होती हैं, एक आम अखलाक जिसे कहा जाता है और दूसरा आला अखलाक का मालिक। अखलाक की जो मामूली किस्म है ना वो ये है कि आदमी का जो अखलाक है वो जवाबी अखलाक हो, कि जो मुझसे जैसा करेगा ना मैं उसके साथ वैसा ही करूँगा। बिलफ़र्ज़ कि जो शख्स उससे कटे या उससे दोस्ती ना करे वो भी उससे कट जाता है। जो शख्स उस पर जुल्म करे वो भी उस पर जुल्म करने लगे। जो शख्स उसके साथ बुराई करे वो भी उसके लिए बुरा बन जाए। ये आम जो अखलाक है उसकी सिफ़ात में आता है। इसके मुकाबले में अगर आला अखलाक देखा जाए ना तो ये है कि आदमी दूसरे के रवैये की परवाह किए बग़ैर अपना रवैया मुतय्यन करे, उसका अखलाक उसूली हो ना कि जवाबी हो, और उस अखलाक को वो हर जगह बरते, ख़्वाह मामला मुवाफ़िक के साथ हो या फिर मुखालिफ के साथ। वो जोड़ने वाला हो हता कि उसके साथ भी जो उससे बुरा सलूक करे, और वो नज़रअंदाज करने वाला भी हो हता कि उससे भी जो उस पर जुल्म करता हो। अगर इंसान की तबीयत और आदत अच्छी होगी ना तो कहा जाएगा कि उसके अखलाक अच्छे हैं। और उसकी तालीम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग उम्मा ना बनो कि ये कहने लगो कि लोग अच्छा सलूक करें तो हम भी अच्छा सलूक करेंगे, और लोग बुरा करेंगे तो हम भी उनके साथ बुरा सलूक करेंगे, बल्कि अपने आप को इसका खूब गढ़ बनाओ कि लोग अच्छा सलूक करें तब भी तुम अच्छा सलूक करो, और लोग अगर तुमसे बुरा सलूक करें तो तुम उनके साथ जुल्म ना करो बल्कि अच्छा सलूक करो। हमारे लिए इस मामले में जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है ना वो एक आइडियल के तौर पर मौजूद है। बल्कि सिर्फ़ इस मामले में नहीं, ज़िंदगी के जितने भी मामलात दरपेश आते हैं उसमें एक आइडियल के तौर पर हम उनकी ज़ात मुबारका से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं उनकी मिसाल पूरी कायनात में कहीं भी नहीं मिलती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का ये आलम था कि कभी किसी साइल को उन्होंने इनकार नहीं फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखावत फरमाते थे। कोई दिरहम या फिर दिनार अपने पास नहीं रखते थे, सब तकसीम कर दिया करते थे। अगर कोई रकम बच भी जाती थी ना और कोई ऐसा नहीं मिलता था जिसे वो रकम दे सके तो उस वक्त तक घर जाकर आराम नहीं फरमाते थे जब तक वो तकसीम ना फरमा देते। जो कुछ होता सब अल्लाह की राह में खर्च कर देते, अपने कपड़ों पे पेवंद खुद लगाते, घर वालों के काम काज में उनका हाथ बटाते। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अज़ीम अखलाक के बारे में ख़ुद कुरान पाक में ऐलान भी फरमाया कि यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अज़ीमुशान हैं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके अखलाक अच्छे हों वो कामिल तरीन ईमान वाला है, और तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी औरतों के हक़ में बेहतरीन हो। और बात ये भी है कि अच्छे अखलाक अल्लाह की तरफ से होते हैं। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है ना उसे अच्छे अखलाक से नवाजता है। हुस्न अखलाक ईमान के कमाल और बेहतरीन इंसान होने की भी एक दलील देता है हमें। और अगर आप देखना चाहते हैं कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो एक अच्छे अखलाक को तश्कील देती हैं
तो 3 चीज़ें हैं जिनको आपको गौर व फ़िक्र करना चाहिए, जिनका नाम अखलाक है। कि मुलाकात के वक्त उस वक्त आपका दोस्त है या फिर आपका दुश्मन है, अपना है या फिर पराया है, हर एक से कुशादा और खुले दिल से आपने उन्हें खुशामदीद कहना है, उनके साथ पेश आना है। दूसरा ये कि बख्शिश और सखावत करना, किसी को तकलीफ़ देने से बाज रहना, यही अखलाकी 3 इमारतें हैं। और ये तमाम बातें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका और अहदीस मुबारका से भी हमें मिलती है। और बेशक उन्हीं की नसीहत एक बेहतरीन नसीहत है हम सब के लिए, और इस पर अमल करके हम आला इंसान और बेहतरीन मुसलमान बन भी सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं कि हम पढ़ते तो हैं, हम कुरान पाक सिर्फ़ पढ़ते हैं, उसको समझते नहीं हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि कुरान पाक हमसे कह क्या रहा है, हमें क्या बताना चाह रहा है, हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या जो सबक है वो अख़ज़ होते हैं। हम उनके ऊपर अमल पैरा होकर उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके हम अपनी ज़िंदगी कितनी आसान बना सकते हैं, हम इसके ऊपर गौर व फ़िक्र नहीं करते हैं। हम सिर्फ दुनियावी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं, हम प्रैक्टिकली उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं। तो इसलिए हम भी कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे पास जितनी थोड़ी बहुत तालीमात हैं या थोड़ा बहुत हमें इस बारे में इल्म है, हम आप तक भी पहुंचाएं। इवन दो कि हम अपने सेगमेंट्स में भी इसको इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, ख़ास करके जुम्मे वाले दिन, कि कुछ ऐसे इश्यूज़ पर बात की जाए या फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अहाता किया जाए, उनकी ज़िंदगी से हमें कुछ चीज़ें मिले जिससे हम सबक हासिल करें और अपनी ज़िंदगी में उनको शामिल कर सकें। तो हम तो अपनी कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप भी अपनी कोशिश जारी रखें, आप भी अपने आप को बेहतर करने की कोशिश किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम के बारे में पढ़ने की कोशिश किया करें। पढ़ें लेकिन उसको साथ साथ समझने की भी कोशिश करें। जब तक अगर हम समझ कर नहीं पढ़ेंगे तब तक वो सिर्फ़ हमें एक किताब ही लगेगी। अगर हम उसे समझने की कोशिश करेंगे, समझा करेंगे, तो तब हमें पता चलेगा कि वो एक कलाम है और हम अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहे हैं, वरना वो एक सिर्फ़ किताब की सूरत में हमारे घरों में, हमारी अलमारियों में ही पड़ी रहेगी। तो इसलिए कोशिश किया करें कि एक तो तर्जुमे के साथ पढ़ा करें और वो हमसे अल्लाह पाक क्या कहना चाह रहा है उसको भी समझने की कोशिश करें। प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं और जनाब कुछ बात कर लेते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से। और ख़ास तौर पर देखा जाए ना तो खूबसूरती से बुढ़ापा एक ऐसा सफ़र है जिसका वक्त के साथ साथ सबको सामना करना पड़ता है। ऑब्वियसली ये स्टेजेस ऑफ लाइफ है और आप बचपन गुजारते हैं, फिर आपका एक जवानी उरूज पर होती है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी बुढ़ापे की तरफ भी जा रहे होते हैं। और जैसे ही हम इस कुदरती अमल का सामना करते हैं ना तो हमारी स्किन, हमारे बाल मुख्तलिफ़ तब्दीलियों से गुज़रते हैं। गो कि हम वक्त को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम यकीनी तौर पर उम्र बढ़ने, सेहतमंद जवान ख़ुद को रखने में, बल्कि इवन दो कि अपनी स्किन को भी जवान और तरोताज़ा रखने के लिए आज के जदीद दौर में बहुत से जो इक़दामात हैं वो तो कर ही सकते हैं ना। इसके लिए मुख्तलिफ़ क्रीम्स, लोशंस या फिर जो ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें PRP आ जाता है, इंजेक्शन्स में दीगर मज़ीद मराहिल हैं जिनके ज़रिए आप अपनी जल्द को ज़्यादा अरसे तक जवान रख सकते हैं। दूसरा ये कि आप अपने बालों की केयरिंग कर सकते हैं, जो आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं टाइम के साथ साथ, ये एजिंग के साथ साथ उनको आप रोक सकते हैं। एंटी एजिंग के सामने आप एक बंद बांध सकते हैं या उसको स्लो डाउन, उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से तरीका इलाज हो सकते हैं जिनको आप अपना कर ज़्यादा देर तक ख़ुद को जवान रख सकते हैं या अपनी स्किन को कह लें कि तरोताज़ा रख सकते हैं। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शहबाज अली हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। डॉक्टर शहबाज आपको वेलकम कहते हैं जाफर में, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मैडम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बताइए कि एंटी एजिंग के पीछे हर कोई बात कर रहा है कि ठीक है वक्त के साथ साथ हमने एज करना है, लेकिन आपको ग्रेसफुली एज करना चाहिए। तो उसके लिए एंटी एजिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए? वो लड़का मतलब मर्द हो या फिर ख़वातीन हो, दोनों के लिए वो बेनिफिशियल हो। जी मैडम, आपने बड़ी अच्छी बात की कि
एक होता है एजिंग और एक होता है एजिंग ग्रेसफुली। तो आप उसको डिले तो नहीं कर सकते, बट यू कैन इन चेंजेस को आप जो है वो स्लो डाउन कर सकते हैं और आप उसको थोड़ा सा जो है वो इम्प्रूवमेंट्स आप उनमें ला सकते हैं। उनमें जो रिसेंट एडवांसेस हैं वो बड़ी देर से सारी दुनिया में अपनाई जा रही हैं जी। उसमें फॉर एग्जांपल आपके रिंकल्स जो हैं फोर हेड पे आ जाएं या अराउंड आइज आ जाएं, उसके लिए हमारे पास जो मोडेलिटीज़ आती हैं उसमें बोटॉक्स जो कि एक न्यूरोमोडुलेटर है, अच्छा, वो आपके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए यूज़ होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि आपके रिंकल्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। ओके। अगर वो रिंकल्स परमानेंट नहीं हुए, अगर वो स्टैटिक हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनके अंदर फिर आपको फिलर डालना पड़ता है। वगरना अगर जो है आपका जो है डायनामिक रिंकल्स हैं तो उनके लिए हमारे पास बहुत अच्छी मोडेलिटी है, दैट इज़ बोटॉक्स। और उसके अलावा फिर अगर डीप लाइंस बन जाएं, जैसे नेज़ोलेबियल फोल्ड बन गया, जो कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं तो हमारी स्किन सैग होती है, लटकती है हमारी स्किन। जी जी। तो उसको वॉल्यूम लॉस को रिप्लेस करने के लिए फिलर्स यूज होते हैं। जहाँ तक बात होती है इन दोनों चीज़ों की, हमारे जो फिलर्स हैं ये एक्चुअली हमारी स्किन में नॉर्मली पाया जाता है। अच्छा, ठीक है। सिर्फ हमने इसको बाहर से थोड़ा सा हमने इसको मॉडिफाई कर दिया कि इट कैन स्टे लॉन्गर इन आवर स्किन। उसके लिए हमने इसको क्रॉस लिंक किया और उसके बाद हम इसको इंजेक्ट कर देते हैं तो वॉल्यूम लॉस हमारी स्किन में पूरा हो जाता है। तो दिस इज अ नेचुरल थिंग। जो हाइलुरोनिक एसिड जो फिलर्स होते हैं जी जी, उसको किया जाता है, तो वो 3 to 6 मंथ्स लास्ट करते हैं। उसके बाद फिर आपको टचअप्स करवाने पड़ते हैं, मेंटेनेंस सेशंस लेने पड़ते हैं। इसी तरह बोटॉक्स का है, बोटॉक्स आपके जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर 3 to 6 मंथ्स आपको उसका भी टचअप करवाना पड़ता है। तो ये दोनों का फ़ायदा सिर्फ ये है कि आपको एक लंबे अरसे के लिए हम लोग सर्जरी से बच जाते हैं। इसको हम नॉन इन्वेसिव या मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स कहते हैं कि हम लोग जो हैं सर्जरी से बच जाते हैं और जो फियर ऑफ नाइफ है उससे बचने के लिए हम लोग बोटॉक्स और फिलर्स का सहारा लेते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए फिर बोटॉक्स भी और फिलर्स दोनों ही आजकल बहुत ज़्यादा इन है, हर कोई करवा रहा है, तो वो किन को करवाने चाहिए, कौन सी एज में कराने चाहिए जिससे उसका फ़ायदा या उसकी एफिशिएंसी और भी ज़्यादा हो? मैडम ये जो है कुछ तो डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पे भी। अच्छा। बाज़ लोग तो थोड़े बहुत रिंकल्स को इग्नोर कर देते हैं और बाज़ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमारा बिल्कुल फेस जो है वो मास्क लाइक हो, बिल्कुल हमारा कोई भी रिंकल नजर ही ना आए। ट्रू। तो वो लोग तो बाज़ का तो मैंने देखा है कि 20s में भी इवन के करवाना शुरू कर देते हैं। मतलब ये है रिकमेंडेड है कि 20s में करा सकते हैं? जी, अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन लाइंस आ रही हैं तो आप करवा सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। आप फॉर एग्जांपल ब्यूटी के लिए भी कॉस्मेटोलॉजिकली ये जो है अलाउड है कि अगर आपके थोड़े बहुत रिंकल्स हैं तो आप करवा सकते हैं उसके लिए। लेकिन वो उसके साथ साथ आपकी डोज भी डिपेंड करती है, फिर उस पर हम डोज कम देते हैं। अगर फाइन रिंकल्स हैं उसके लिए डोज कम हो जाती है, अगर जो है वो डीप रिंकल्स हैं तो उनमें डोज ज़्यादा हो जाती है। और एजिंग के साथ साथ जैसे आपके रिंकल्स बढ़ते जाएंगे उसके साथ साथ फिर डोज बढ़ती जाएगी। अच्छा। इसी तरह फिलर्स की भी ऐसे ही है, जितने ज़्यादा डीप रिंकल्स होंगे उतने ज़्यादा उसमें डीप जितनी लाइंस होंगी उतने ज़्यादा उसमें फिलर डलता है, उसमें ज़्यादा फिलर डलता है। और एक दफ़ा जब आप बोटॉक्स या फिर फिलर्स करा लेते हैं डॉक्टर से तो आपने कंसल्ट करना ही करना है। जी। लेकिन आपने खुद घर में उनकी केयर कैसे करनी है, क्या उनकी आफ्टर केयर होनी चाहिए, उस हवाले से फिर स्किन केयर किस तरह की होनी चाहिए? स्किन केयर एज सच जो है उसकी कोई इतनी ख़ास नहीं है, वो सिंपल आपकी जो स्किन रूटीन है, आपने स्किन केयर की रूटीन है आपने उसी को ऑप्ट करना है। उसमें आपने स्किन एजिंग के लिए कुछ क्रीम्स होती हैं जिनको रेटिनॉइड या रेटिनॉल बेस होती हैं, वो यूज़ करनी होती हैं। सन ब्लॉक आपने यूज़ करना होता है और इसके अलावा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है। एंटी एजिंग कुछ विटामिन्स आते हैं वो आपने लेने होते हैं। कोलेजन के सप्लीमेंट्स आते हैं वो आप ले सकते हैं, वो इन सारी चीज़ों को बूस्ट करते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आप ये कहें कि सिर्फ ये इंजेक्टेबल्स आपने ले लिए, इनके साथ आप जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगे,
तो और आपने एक्सरसाइज नहीं करनी या जो है आपने अपने डाइट अच्छी नहीं करनी, तो वो ज़ाहिर सी बात है फिर अगर आप ये चीज़ें अपनी बॉडी अपनी लाइफ स्टाइल में करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो इसके रिजल्ट जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वाज़ेह होंगे। अच्छा, जैसे आपने बात की एक तो रेटिनॉल्स की, और हम लोग सोशल मीडिया पे भी देख रहे होते हैं रेटिनॉल, ट्रेटिनॉइन, ये सारी चीज़ें आजकल, तो स्किन केयर में इसका क्या किरदार है, और दूसरा ये कब हमें लगाना चाहिए और किससे, और कौन सी एज से रेटिनॉल जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं? आप किसी भी एज से शुरू कर सकते हैं। आमतौर पे हमारी जो बॉडी में बढ़ोतरी का अमल हो रहा होता है, जो सेल प्रोलिफरेट कर रहे होता है 25 तक कर रहे होते हैं। अच्छा। उसके बाद डिके का प्रोसेस शुरू हो जाता है। हमारे एजिंग का प्रोसेस 25 के बाद शुरू हो जाता है। हाँ जी। तो रेटिनॉल जो है या रेटिनॉइड जो है, ये विटामिन ए डेरिवेटिव्स हैं असल में। हाँ जी। तो ये सबसे ज़्यादा स्टडीड प्रोडक्ट है और सबसे सेफेस्ट प्रोडक्ट है। अच्छा, ओके। तो आप इसको 20s में शुरू कर सकते हैं। ओके। और इसको आप लाइफ लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। ओके। लेकिन इसका थोड़ा सा आपको तरीकाकार आना चाहिए। जी जी। एक तो जो होता है कुछ स्किन टाइप्स होती हैं जिनको ड्राई होती हैं, जो क्रैकी होती हैं, उनमें एटॉपिक्स सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो उनमें जो है हम लोगों को बड़ा एहतियात से ये यूज़ करना पड़ते हैं। बाज़ औक़ात हमें लेयरिंग करनी पड़ती है। लेयरिंग में ये आता है पहले हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, फिर हम लोग रेटिनॉल या रेटिनॉइड अप्लाई करते हैं। सैंडविच मेथड है वो वाला बिल्कुल बिल्कुल। या सिंपली हम रेटिनॉल भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके ऊपर हम लोग कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं, रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ताकि उसको उसके जो इचिंग है उससे थोड़ी बहुत और थोड़ी सी जो रफनेस सी आती है वो कवर हो जाए, उसको कवर किया जा सके। मतलब कि 20 अबव हर कोई यूज कर सकता है। और क्या इसको डेली यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए? डेली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक भी कर लें तो आपकी जो है वो स्किन के मुताबिक ये ठीक रहता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अब रेटिनोल्स हमें क्रीम्स की फॉर्म में भी मिल रहे हैं, सीरम्स की फॉर्म में भी मिल रहे हैं, सबसे बेस्ट कौन सा? बिकॉज अगर क्रीम की फॉर्म में लेते हैं तो वो पी साइज़ कहते हैं जी, आपने उतना लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और अगर सीरम की फॉर्म में मिल रहा है तो वो कितना यूज़ करना चाहिए, और क्या उसको रोज़ यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते हैं? मैडम, जो रेटिनॉल सीरम्स आ रहे हैं, जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हैं, उनमें तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत लो है। बहुत लो है? बहुत लो है। तो वो तो ओवर द काउंटर है, वो तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की आपको जरूरत नहीं है। ओके। तो उसको तो आप डेली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो क्रीम फॉर्म्स हैं, ट्रेटिनॉइन वगैरह, मेरी फेवरेट भी वैसे ट्रेटिनॉइन क्रीम ही है। अच्छा। क्योंकि एक तो वो मोर इफेक्टिव दैन रेटिनॉल है। ओके। और दूसरा वो सस्ती बहुत है। अच्छा। दैट कॉस्ट अराउंड 150 रुपीज़। जो सीरम्स आप 3,000 के 4,000 के लेते हैं, दैट इज मोर इफेक्टिव दैन दैट। ओके। हाँ जी। और उसका जो आप ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक यूज करेंगे, दैट इज मोर इफेक्टिव देन योर रेटिनॉल सीरम। अच्छा, लेकिन अब क्रीम्स जो बहुत से लोग करते हैं ना, लगा रहे होते हैं, अब उन्हें समझ नहीं आ रही होती क्योंकि उसके बाद पर्जिंग होती है। जी जी, बिल्कुल। पर्जिंग होती है, आपके जो दाने हैं या आपकी एक्नी है वो बाहर आती है, और उससे लोगों को लगता है शायद हमें इन्फेक्शन हो गया या एलर्जी हो गई है, तो वो उसको लगाना बंद कर देते हैं। जी जी, बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएं कि ये इतना टेंशन लेने वाला ये स्टेज नहीं होती है। इसके बाद आपकी जो स्किन है वो और ज़्यादा ग्लो और अच्छी होगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा मैडम। अच्छा, उसका भी ना हम लोगों को अंडरलाइंग असल में कॉज भी ढूंढनी होती है। अच्छा। बाज़ जैसे मैंने कहा ड्राई क्रैकी स्किन है, और बाज़ बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है। बहुत ऑयली स्किन है। हाँ। ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये ब्लेसिंग है। ओके। रेटिनॉल्स या रेटिनॉइड्स ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो उनमें जो है, उनमें तो ऑयल की प्रोडक्शन भी कम होती है, और साथ में एक्नी को भी ये ट्रीट करते हैं। लेकिन वो जो आपने कहा टॉपिक्स में बाज़ पर्जिंग हो जाती है, उसके लिए फिर हमें उनको कोई एंटी माइक्रोबियल्स भी देनी पड़ती हैं, एंटीबायोटिक्स भी टॉपिकली देनी पड़ती हैं इसके साथ। शुरू में हम लोग वो ऐड कर देते हैं, जैसा कि क्लिंडामाइसिन वगैरह हो गया, उससे पर्जिंग वगैरह को भी हम लोग वो रोक सकते हैं। और उसके साथ क्लींजर बहुत अच्छा सा हम लोग ऐड करवाते हैं। और इसके अलावा जो है कोई जो अगर हमें ओरल की ज़रूरत पड़े, ओरल मेडिकेशन भी दी जाती है। लेकिन जैसे आपने कहा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो है चीज़ें ज़्यादा बेहतर होनी है,
तो लोग शुरू में घबरा जाते हैं। हाँ। असल में वो डर्माटोलॉजिस्ट से मशवरा नहीं करते, पहले वो जो है जी या तो किसी पार्लर से मशवरा ले लेते हैं। नहीं, आजकल हर कोई मशवरा सोशल मीडिया से ले रहा है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही, हर कोई डर्माटोलॉजिस्ट भी बना हुआ है और एस्थेटिक फिजिशियन भी बना हुआ है, बिल्कुल सही बात। तो वो सोशल मीडिया पे जो भी ट्रेंड चल रहा होता है हम लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर हम जब घबरा जाते हैं, जब कोई चीज़ हमारे डिज़ायर के मुताबिक नहीं होती है तो फिर हम डॉक्टर के पास भागते हैं। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि सन ब्लॉक इज़ वेरी मस्ट। यस, सन ब्लॉक किन किन को लगाना चाहिए? मुझे तो लगता है सबको लगाना चाहिए। जो छोटा सा बच्चा है ना, उसको भी बाहर जाना है ना, उसने भी लगाना है। जी, बाहर के ममालिक में तो वो बच्चों को भी लगवाते हैं। हम लोग जो है फिर भी थोड़ी सी लापरवाही कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे रवाज अभी भी नहीं है मेरे ख्याल से कि सन ब्लॉक लगाने का। बहुत कम लोगों में है, लेकिन सन ब्लॉक इज मस्ट। या तो जो है हम अपना जो है फेस कवर करें, फुली कवर करें, या फिर सन ब्लॉक। और जो सालों साल से नहीं लगा रहे हैं उनका क्या बनता होगा? वो अभी तो शुरू करें ना। कुछ फायदा हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो फायदा हो जाएगा। स्किन की रूटीन जो है आपकी वो तो एक बेहतरी की तरफ तो आना शुरू हो जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। अब आपकी स्किन जो है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू होगी, मजीद डैमेज नहीं होगी। ट्रू, दैट्स ट्रू। जी। और दूसरा ये कि कोई भी सन ब्लॉक लगा लेना चाहिए या अपनी स्किन के टाइप लगाना चाहिए, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है? मैडम, सन ब्लॉक 30 SPF से ऊपर जो भी होगा दैट इज मोर देन इनफ। ओके, 30 प्लस जो भी उससे होगा, 30 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, उनके तकरीबन ऑलमोस्ट। बाकी सारे ये जो हैं वो बेचने के तौर तरीके हैं कि 100 लें। सिर्फ आपने ये देखना है कि आपने किस सीजन में कौन सा सन ब्लॉक यूज करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल गर्मियाँ आ गई हैं, पसीनो पसीनी हुआ होता है, लोगों को ऑयल आया हुआ होता है, तो उसमें सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक्स आते हैं। सीबम कंट्रोल? जी, सीबम मींस आपका जो आपके ऑयल आता है हाँ, उसको कंट्रोल करने वाले, तो दे आर बेस्ट ऑप्शंस फॉर दीज। नहीं, वो किस कंसिस्टेंसी में हो, मतलब जेल फॉर्म में हो, वो क्रीम फॉर्म में हो, जेल वो किस फॉर्म में हो? इस मौसम में ज्यादातर जो रिकमेंडेड है दैट इज द जेल फॉर्म। जेल फॉर्म, ठीक है। और जो सर्दियां होती हैं, सर्दियों में चूँकि हमारी स्किन ड्राई होती है, उसमें सीबम प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, तो उसमें बेस्ट जो रिकमेंडेड है वो ये है कि पहले आप जो है वो मॉइस्चराइजर लगाएं। अच्छा, उसके ऊपर क्रीम फॉर्म में या कोई भी सन ब्लॉक लगा लें। ठीक है, मॉइस्चराइजर हमेशा सन ब्लॉक से पहले लगाना है। आपने जो लास्ट आपका स्टेप होना चाहिए वो आपका सन ब्लॉक होना चाहिए, ताकि वो जो आपकी रेज हैं जो बाहर आप सूरज में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाना। अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाते हैं PRP की तरफ। क्या PRP सर की तो हमने सुनी है, फेस की भी PRP हो रही है क्या? उससे भी जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन किया जा सकता है? जी मैडम, एक्चुअली अगर हम डिटेल्स में जाए ना तो PRP जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, ये तो बड़ी देर से, कोई ऑलमोस्ट मोर देन 30 इयर्स हो गए हैं कि ये यूज़ हो रहा था। स्पेशली इट वाज स्टार्टेड फॉर दीज स्पोर्ट्स इंजरीज। अच्छा। जो घुटनों में बाज उनके जो प्लेयर्स होते थे, हमारे होते जी, उनके ACL टीयर हो जाता था घुटनों के, उनके पट्ठों में, तो वहाँ से शुरू हुआ था। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं एक्चुअली इनका हीलिंग में बड़ा अच्छा रोल है। ओके। आपके ब्लड में प्लेटलेट्स जो हैं वो सबसे पहले जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे क्लॉट बना देते हैं और उसको विद इन 3 to 6 मिनट्स वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होती है और वहाँ पे हीलिंग शुरू हो जाती है। ओके। तो प्लेटलेट्स जो हैं वो हमारे ब्लड में ओनली 4 to 5% होते हैं। ओके। 94 to 95% रेड ब्लड सेल्स हैं, जिनका हीलिंग में ऐसा कोई रोल नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें से रेड ब्लड सेल्स नीचे रह जाते हैं, प्लेटलेट्स ऊपर आ जाते हैं, प्लेटलेट्स को लैदा कर लेते हैं, तो वो हमारे पास 95% से ज़्यादा प्लेटलेट्स हो जाते हैं। ओके। तो हम उनको जहाँ जहाँ इंजेक्ट करते हैं वहाँ पे वो हीलिंग करते हैं। ठीक है। अगर आप बालों में इंजेक्ट करते हैं तो बालों की जड़ों में जो बालों को उगाने वाला सेल बैठा हो, स्टेम सेल, वो उसको जाके वो करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, तो बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है। इसी तरह जब हम लोग स्किन में आते हैं तो स्किन में ये फाइब्रोब्लास्ट एक सेल होता है जो कि स्किन को थिकन करता है, कोलेजन और इलास्टिन की प्रोडक्शन करता है, ये उसको जाके बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फाइन लाइंस होती हैं या प्री मैच्योर एजिंग के साइंस होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छा, सही। इसके अलावा ये डेंटिस्ट्री में बहुत देर से यूज़ हो रहा है। ठीक है। जो डेंटल इम्प्लांट्स लगाते हैं या इवन के सारी की सारी वो उनकी मेजर सर्जरीज होती हैं, जॉ सर्जरीज हैं या मैंडिबुलर सर्जरीज हैं, उनमें भी वो पहले PRP को बीच में ग्राफ्ट के दरमियान में लगा के फिर वो जो है पैक करते हैं। अच्छा।
तो उसकी जो हीलिंग है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है। हड्डियों में मैंने आपको बताया कि जोड़ों में, फिर इसके अलावा लिगामेंट्स में इसका बहुत अच्छा रोल है। फिर इसके अलावा अगर कोई नॉन हीलिंग अल्सर हो, बहुत देर से एक चोट लगी हुई है जो कि हील ही नहीं हो रही, उसमें इसको बाकायदा इसको स्प्रे कर देते हैं, वहाँ पे हीलिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। इसके मल्टीपल यूजेस हैं और स्किन में जो इसका मेन रोल है वो इसका प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन है। ठीक है जी। वो, और इससे आपके जो एजिंग प्रोसेस जी, है जी, वो स्लो एजिंग- डाउन हो जाता है। एजिंग और ये डिलेड सेफ प्रोसीजर है। ये इस हिसाब से सेफ है कि हमने बाहर से कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करना। ठीक है। आपका ब्लड लिया, उसको स्पिन किया, उसमें से प्लेटलेट्स निकाले, उनको और ये इंजेक्ट कर कितनी दिया। देर का प्रोसीजर होता है? मैडम इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपर्टीज। बाज़ औक़ात तो ये जो है जो इंजेक्शंस लगाने में आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन प्रोसेस जो बनाने में तकरीबन उसको सेपरेट करने में इट ऑलमोस्ट टेक्स हाफ एन आवर। अच्छा, जैसे मतलब सर में पीआरपी करते हैं तो इंजेक्शंस लगते हैं, इसी तरह फेस पर भी जी, फेस पे भी ऐसे लगते इंजेक्ट हैं। किया जाता है? इंजेक्ट किया जाता है उससे पहले, लेकिन हम लोग नमिंग क्रीम लगा लेते हैं। अच्छा। उससे आपका जो पेन है वो ऑलमोस्ट कोई 70-80% तक कम हो जाता है। और जो स्कैल्प वाला है, स्कैल्प वाले में मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम पहले रिंग ब्लॉक लगा लेते हैं। अच्छा। फ्रंट लाइन पे हम लोग वो एनेस्थेटिक इंजेक्शंस लगाते हैं जो एनेस्थीसिया कर देते हैं, तो हम फिर बाकी सारी स्कैल्प पे इजीली कर देते हैं। या हम स्कैल्प पे भी नमिंग क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग लगा देते हैं। तो पेन वाला जो इतना ज़्यादा है ना, फियर, वो कम हो जाता है। अच्छा। उसकी वजह से। और ये बालों के लिए पीआरपी हमें बताएं कि लोगों का ये ख्याल है कि जी जब हम गंजपन की तरफ जाएंगे, जब हम गंजे हो रहे होंगे, तब हमने पीआरपी करानी है। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है मैडम। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, 10-10 उन्होंने पीआरपी करवाए होते हैं। आजकल आपको पता है हर सैलून वाला भी पीआरपी कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल हर जनरल प्रैक्टिशनर भी कर रहा है, हर डेंटिस्ट भी कर रहा है, हर कोई कर रहा है। 10-10 पीआरपी करवाए लेकिन बालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। असल में जो इवैल्यूएशन है ना, कि इवैल्यूएट करना है आपने कि बाल का डाया कितना है। अच्छा। पीआरपी इफेक्टिव भी होगा कि नहीं होगा, अंडरलाइन कोई कंडीशन तो नहीं है। एक बच्ची है जो कि जिसको पीसीओज का मसला है, उसको आप जितना मर्जी पीआरपी करते रहेंगे, उसकी हेयर थिनिंग है। अच्छा, उसको तो वो तो ज़रा फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह एक बंदा जो है वो बिल्कुल गंजा हो गया, उसके सिर्फ छोटे छोटे रूहों की तरह के बाल रह गए हैं। हाँ। उस पर आप जितनी मर्जी पीआरपी कर लें, उसको कोई फायदा नहीं। ओके, ठीक है। तो इस वजह से हमें मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ती हैं। उसमें अंडरलाइन कंडीशन, अंडरलाइन कोई बीमारी, या जो है स्टेट ऑफ योर हेयर्स, उसके मुताबिक हम फिर चलते हैं कि आपको रिक्वायर्ड भी है कि नहीं है। मतलब इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना कि भाई जब आप गंजे होना शुरू होगे तब आपने जाना है पीआरपी कराने, आप उससे पहले भी जा सकते हैं पीआरपी कराने फॉर मेंटेनेंस। हाँ, कि आपके बाल ज़्यादा ना गिरें। जी जी बिल्कुल। और इसका क्या प्रोसीजर होता है और कितनी, मतलब क्या एक सेशन 2 सेशन के बाद ही आपको रिजल्ट्स जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं या नहीं आते हैं, या वो आपको करानी पड़ती है? मैडम ये जो है रिकमेंडेड तो यही है कि आप हर कोई महीने या 6 वीक्स के बाद 3 सेशंस ले लें। अच्छा। उसमें इतनी ग्रोथ हो जाती है, एक सेशन में आपको ऑलमोस्ट 30% तक ग्रोथ आ जाती है। फिर बाद में दूसरे सेशन में 30%, तो ऑलमोस्ट आपका इफेक्टिव रिजल्ट जो 70 to 80% वो 3 सेशंस के बाद आ जाता है। फिर हम मेंटेनेंस थेरेपी जो है आफ्टर अ ईयर ले सकते हैं। लेकिन वही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा भी किसी चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ज़्यादा भी नहीं करवानी है? ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए। मैंने देखा है कि बाज़ लोगों के स्कैल्प पे इतने सेशंस उन्होंने किए होते हैं, ज़्यादातर ये क्वैक्स करते हैं। जो क्वालिफाइड बंदा होगा वो ये नहीं करेगा। वो मैडम उनके 2 वीक्स के बाद सेशंस करते हैं। 5 से 6 सेशंस के बाद जो स्कैल्प की आपकी स्किन होती है वो इतनी थिक हुई होती है, आपको वहाँ पे जो नीडल है वो भी पियर्स करने में मसला हो रहा होता है। अच्छा। हाँ जी। तो 1 ईयर और 2 ईयर 2-3 सेशंस के बाद आप ले सकते हैं। नहीं तो इसकी अगर जैसे आपने कहा कि क्वैक्स के पास भी हम लोग जा रहे होते हैं, बहुत से लोग हैं कि जी सोशल मीडिया पे हम देखते हैं जी 2-2 हज़ार में 3-3 हज़ार में पीआरपी हो रही है, दिस एंड दैट, तो क्या इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर ये हम लोग किसी अनप्रोफेशनल बंदे के पास जा रहे हैं तो? जैसे भी कोई भी इंजेक्शन एक
हिप पे लगता है, हिप पे इतनी बड़ी एब्सेस बन जाती है। इसी तरह ये भी इंजेक्शंस और मल्टीपल इंजेक्शंस लगने हैं। अराउंड आपकी स्कैल्प पे 100+ इंजेक्शंस लग रहे हैं। इन्फेक्शन तो कहीं भी हो गया, ठीक है मैडम। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक यूएसए में भी केस रिपोर्ट हुआ था कि पीआरपी की वजह से HIV हो गया। या और यहाँ पे भी एक रिपोर्ट हुआ है। अच्छा, वो पीआरपी की वजह से HIV कैसे हो गया? अच्छा, जो अगला बंदा है अगर वो अनट्रेंड है, वो प्रोफेशनल नहीं है, उसको ये नहीं पता हाइजीनिक कंडीशंस क्या हैं, उसको ये नहीं पता स्टरलाइजेशन क्या चीज़ है, इधर का उसने जो है वो इंजेक्शन पकड़ा, दूसरे को लगा दिया, एक बंदे का दूसरे को, उसका हेपेटाइटिस B, C, HIV कुछ भी ट्रांसफर हो सकता है। तो इस वजह से आप करवाने तो गए थे भला अपना, और आप 1500 चीजें और लेके और एक खतरनाक बीमारी अब करा के आ जाएं तो ये कितना खतरनाक प्रोसीजर है। तो इसलिए ऑथेंटिक पर्सन के पास, प्रोफेशनल बंदे के पास ही जाना चाहिए। जब भी आप जाएं, आप एक तो अपना पैसा भी ज़ाया कर रहे होते हैं किसी क्वाक के पास जाके, दूसरा अपना टाइम भी, और दूसरा अपने आप के साथ जो है ना आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर शहबाज अली हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। हम PRP के हवाले से बात करते हैं, दूसरा एंटी एजिंग के हवाले से हम बात करते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।